हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ। आपका मेरे चैनल पर बहुत वेलकम है। न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ जो है अस्पृश्यता जनजाति से संबंधित प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, आप जानते हैं कि जनजाति अधिनियम इनसे संबंधित बहुत से प्रश्न आते हैं क्वेश्चन में। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद करिए और पढ़िए और समझकर इसको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझिए और अपने पेपर की तैयारी करिए। अगला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है, सन 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितनी थी? वो कितनी थी? 13.82 करोड़। अब क्या है, 2011 के अनुसार 16.6 करोड़ है। इस आंकड़े को याद करिएगा। 2091 के अनुसार इतना है और इस समय 16.6 हो गया है। सन 1991 में देश के अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? 6.78 करोड़। अगला है, सन 1931 की जनगणना में अस्पृश्य जातियों के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया गया था? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति। 1931 की जनगणना के अस्पृश्य जातियों के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया गया था? अनुसूचित जाति। अस्पृश्य जातियों के लिए हरिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी ने। भारतीय संविधान में अस्पृश्य जातियों एवं आदिम जातियों के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया था? भारतीय संविधान में अस्पृश्य जातियों और आदिम जातियों के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया था? वो है अनुसूचित जाति और जनजाति। अगला देखें, अस्पृश्य जातियां वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए, उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़े। अस्पृश्य जातियों की ये परिभाषा किसने दी थी? डॉक्टर के.एन. शर्मा ने। फिर से आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्पृश्य जातियां वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए, उसे पवित्र करने के लिए कृत्य करना पड़े। अस्पृश्य जातियां की परिभाषा किसने दी थी? के.एन. शर्मा ने। भारत में 427 मान्यता प्राप्त समूह हैं अनुसूचित जातियों के। अगला प्रश्न देखें। अगला है, अस्पृश्य जातियां वे हैं जो विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक नियोक्ताओं से पीड़ित हैं, जिनमें बहुत सी नियोक्ताएं उच्च जातियों द्वारा परंपरागत रूप से निर्धारित और सामाजिक रूप से लागू की जाती हैं। अस्पृश्यता की यह परिभाषा किसने दी थी? डॉक्टर D.N. मजूमदार ने। अस्पृश्य जातियों की नियोक्ताएं कौन कौन सी हैं? ये सभी हैं, सामाजिक नियोक्ताएं हैं, व्यवसायिक नियोक्ताएं हैं, धार्मिक नियोक्ताएं हैं। निम्नलिखित में से अस्पृश्यता का निवारण कौन सी नहीं है? धर्म परिवर्तन है, शराबवृत्ति है, सामाजिक एकता में बाधा है और धार्मिक असमानता है। इसमें है शराबवृत्ति। अस्पृश्यता के दुष्परिणाम क्या क्या हैं? धार्मिक परिवर्तन, सामाजिक एकता में बाधा और आर्थिक समानता। निम्नलिखित में से अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित ऐच्छिक संगठन कौन सा नहीं है? वो है समाज कल्याण विभाग। इसके ऐच्छिक संगठन है अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, जो दिल्ली में है, ईश्वर शरण आश्रम इलाहाबाद में है। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, फिर ईश्वर शरण आश्रम इलाहाबाद में और भारतीय दलित वर्ग लीग दिल्ली में। अगला है, निम्न में से सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा राव फुले ने। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ और अखिल भारतीय दलित वर्ग फेडरेशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? वो हैं अम्बेडकर। हरिजन सेवक संघ, ये है महात्मा गांधी का। आप जानते हैं हरिजन, महात्मा गांधी ने क्या कहा है? इस प्रश्न का ऐसे ही आपको आंसर पता हो जाएगा। तो महात्मा गांधी ने अनुसूचित जातियों को हरिजन कहा है। अनुसूचित जातियों को याद रखिए, अनुसूचित जातियों को उन्होंने कहा है, अनुसूचित जनजातियों को नहीं कहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये छोटी सी बात आपको याद होनी चाहिए, तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। आइए चलिए देखते हैं। अगला है, निम्न जातियों को विशेष सुविधाएं देने के लिए उन्हें संविधान की सूची में सम्मिलित करने के लिए किस वर्ष में सर्वप्रथम अनुसूची तैयार की गई थी? वो 1935 है।
डॉक्टर घुरिये ने अनुसूचित जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? पिछड़े हिंदू। आदिवासी भारत की वास्तविक उपज है, ऐसा कहा है वेरियर एल्विन ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान या इनसे किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा? वो अनुच्छेद है 15। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है? वो अनुच्छेद 17 है। यानी समानता का अधिकार अनुच्छेद 15 में है और अस्पृश्यता का अंत अधिकार अनुच्छेद 1917 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अस्पृश्य जातियों के किस नियोक्ताओं को समाप्त किया गया है? वो है व्यावसायिक नियोक्ता। व्यावसायिक नियोक्ता अनुच्छेद 19 में समाप्त कर दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदुओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थानों के द्वारा सभी जातियों के लिए खोल दिए गए हैं? वह अनुच्छेद 25 है। अनुच्छेद 25 आप ऐसे याद कर लीजिए कि व्यावसायिक नियोक्ता अनुच्छेद 19 और धार्मिक नियोक्ता को समाप्त किया गया है अनुच्छेद 25 में। अगला, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में नागरिक को धर्म, जाति, वर्ग, भाषा के आधार पर प्रवेश में रोकने की बात कही गई? वो अनुच्छेद 29 में। मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी बच्चों, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। इस समय भी मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मेरी वॉइस बहुत ख़राब आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आपका एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए वीडियो बना रही हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में निम्नलिखित में से क्या प्रावधान किया गया है? क्या प्रावधान किया गया है? दुर्बल लोगों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, शिक्षा संबंधी आंशिक हितों की रक्षा, सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय और शोषण में उनकी रक्षा, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को धार्मिक स्थानों में प्रवेश की इजाज़त। अगला है, विधानसभा, लोकसभा और एक ग्राम सभा में अनुसूचित जातियों, जनजातियों के प्रतिनिधित्व में व्यवस्था। विधानसभा, लोकसभा, ग्राम सभा के लिए 330, 332, 334 है और उपर्युक्त सभी होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330, 32, 34 में अनुसूचित जातियों को, जनजातियों के लिए किस बात का प्रावधान किया गया है? ये है उनके लिए लोकसभा, विधानसभा, ग्राम पंचायतों, स्थानीय निकायों में स्थान सुरक्षित रखें। वर्तमान में अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कब तक की गई है? ये 25 जनवरी 2000 तक व्यवस्था की गई थी। ये हर 10 साल में इसको रिन्यू किया जाता है, इसमें 10 साल हमेशा बढ़ाया जाता है। वर्तमान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कब तक की गई थी? वो 25 जनवरी 2000 तक। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए संघ और राज्य सरकारों की सेवाओं एवं पदों में स्थान सुरक्षित किए गए हैं? अनुच्छेद 335। यानी नौकरियों में स्थान सुरक्षित के लिए अनुच्छेद 335 है। अनुच्छेद 146, 338 अनुसूचित जातियों के, जनजातियों के लिए प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा कल्याण के लिए विशेष अधिकारी, सलाहकार परिषदों, पृथक विभागों का स्थापना प्रावधान। वर्तमान में अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए लोकसभा में कितने स्थान सुरक्षित हैं? वह हैं 79 और 41। अगला है, वर्तमान में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए कितने स्थान सुरक्षित हैं? ये तो आपने देखा कि वर्तमान में अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान कितना देखा? 79 और 41 है। 79 अनुसूचित जाति को और 41 है अनुसूचित जनजाति को। और आप देखें कि राज्यों के विधानसभा में उन्हें कितना दिया गया है? 557 दिया गया अनुसूचित जातियों को और 527 दिया गया है अनुसूचित जनजातियों को। अनुसूचित जातियों, जनजातियों के कमिश्नर का कार्य क्या है? इसके कल्याण कार्यों के समय समय पर जांच कर राष्ट्रपति की उसकी जानकारी देना। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम सन किस सन में पारित किया गया? 1955 में। अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु निम्नलिखित स्वैच्छिक संगठन का नाम है? भारतीय आदिम जाति सेवक संघ।
भारतीय आदिम जाति सेवक संघ नाम। आगे देखें कि नागरिक अधिकार संरक्षण कानून किस सन में बना है, तो ये बना है 1976 में। आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, चलिए मैं दिखाती हूँ। सॉरी, ये है नागरिक अधिकार संरक्षण कानून जो 1955 में अधिनियम बना था। उस अधिनियम में संशोधन करके इसे नागरिक अधिकार संरक्षण कानून बनाया गया है 1976 में। इसमें और भी कई संशोधन हुए हैं जो मैं अब आपको अगली वीडियो में बता दूंगी। इसमें अभी फ़िलहाल आप इसको देखें कि 1976 में इसको नागरिक अधिकार संरक्षण कानून के रूप में दिया गया है। अस्पृश्यता नाम हटाकर इसे नागरिक अधिकार संरक्षण कानून दिया गया है। लिखित प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 शब्दों में आप दें। क्या है? प्रश्न है, खुली प्रतियोगिताओं में अखिल भारतीय आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए कितने स्थान सुरक्षित है? वो 15% और 7.5%। 15% और 7.5%। खुली प्रतियोगिता में अखिल भारतीय आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कितने स्थान सुरक्षित है? 15% और 7.5%। अगला है, ग्रुप बी, सी, डी और ए में पदोन्नति में अनुसूचित जातियों के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं? वो है 15%। अग्रांकित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु राज्य में सलाहकार परिषदों एवं पृथक विमानों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? 146 और 338 में। भारतीय संविधान के 12वें भाग के 275वें अनुच्छेद में देखिए बच्चों, मेरा गला ख़राब है इसलिए बार बार थोड़ा आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा। भारतीय संविधान के 12वें भाग में 275वें अनुच्छेद में जनजाति कल्याण के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? वो केंद्रीय सरकार राज्यों को जनजातीय कल्याण एवं उनके उचित प्रशासन के लिए विशेष धनराशि देगी, ऐसा प्राविधान किया गया भारतीय संविधान के 12वें भाग में 275वें अनुच्छेद में। केंद्रीय सरकार राज्यों को जनजाति कल्याण के लिए उनके उचित प्रशासन के लिए विशेष धनराशि देगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी को भी धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग के आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा? तो ये है 325। यदि मताधिकार से वंचित ना किया जाए, इसके लिए अनुच्छेद 325 बनाया गया है। अब आप देखिए, अनुच्छेद 19 में क्या था, हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। इसमें 19 में क्या है? व्यवसायिक नियोक्ता को समाप्त किया गया है। अनुच्छेद 15 क्या है? समानता का अधिकार है। 330 क्या है? लोकसभा में आपको स्थान मिलेगा अनुसूचित जातियों को। संविधान के किन प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपालों को जनजातियों के संदर्भ में विशेषाधिकार प्रदान किया गया है? वो 342 और 244 है। 338 में आपने देखा कि राष्ट्रपति को अधिकारियों द्वारा सूचना दी जाएगी, और 325 में आपने देखा कि ऊपर ही कि उन लोगों को लिंग और आदि मताधिकार के लिए उन्हें कोई वंचित नहीं कर सकता। 325 में मताधिकार की विशेषता बात कही गई है। 342 और 244 में क्या किया गया है? राज्यपालों को जनजातियों के संदर्भ में विशेषाधिकार राज्यपालों को प्राप्त है। 332 में लोकसभा और विधानसभा की, और 338 में क्या बताया गया है? 338 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को जनजाति अधिकारी उनको सूचित करेंगे, सूचना देंगे। अब देखें
निम्नलिखित में से सत्य कथन क्या है? दुर्गम निवास अनुसूचित जातियों की एक समस्या है। अनुसूचित जातियों की एक प्रमुख समस्या दहेज है। अनुसूचित जातियों की एक समस्या कमजोर कड़ी पता लगाना। जातियों की एक समस्या धर्म परिवर्तन है। जनजातियों की एक समस्या आधुनिक शिक्षा और ये है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर दुर्गम निवास अनुसूचित जातियों की एक समस्या है। ये आपका सही आंसर है। सॉरी। अगला है, किस जनगणना में अनुसूचित जातियों के लिए दलित के स्थान पर बाहरी जातियों शब्द का प्रयोग किया गया था? ऐसा 1931 में किया गया था। और ये बताइए, आप लोगों को शायद पता होगा कि अनुसूचित जातियों को बाहरी जातियाँ किसने कहा था? बाहरी, बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अनुसूचित जातियों को बाहरी जातियाँ किसने कहा है। अब मैं बताती हूँ आपको, अनुसूचित जातियों को बाहरी जनजातियाँ हट्टन ने कहा है। अब इस तरह से आप याद करेंगे, बाहरी मतलब बाहरी हटकर जो होते हैं, हटकर। बाहरी क्या होते हैं? हटकर होते हैं। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि बाहरी जनजातियों को हट्टन ने, अनुसूचित जातियों को बाहरी जातियाँ कहा था हट्टन ने, अनुसूचित जातियों को। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जनजातियों की नहीं है? सामान्य भूभाग होती है, उनकी सामान्य भाषा होती है, सामान्य संस्कृति होती है, वो अंतर्विवाही होते हैं, उनकी एक राजनीति स्थिति होती है, उनकी संस्कृति सामान्य होती है, भाषा सामान्य होती है। इस तरह से बहिर्विवाही वो नहीं होते हैं बल्कि अंतर्विवाही होते हैं। जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए पुनरुत्थान सुझाव की बात किसने की थी? वेरियर एल्विन ने और एस.सी. राय ने की थी। घुरिये, अच्छा देसाई या निर्मल कुमार बोस ने क्या कहा था? क्या कहा था बताइएगा कमेंट करके आप सब। घुरिये, अच्छा देसाई, निर्मल कुमार बोस ने कहा था कि जनजातियों को आत्मसात कर लेना चाहिए। और घुरिये ने ये भी कहा था कि जो जनजातियाँ हिंदू के मतलब आगे जो हिंदू के साथ नहीं बढ़ पाई, उन्हें ही उन्होंने पिछड़े हिंदू कहा था। जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन की बात किसने की थी? वेरियर एल्विन ने। वेरियर एल्विन। जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए आत्मसात करने को किसने कहा था? अक्षय देसाई ने। अभी अब मैंने आपको कहा था घुरिये, अक्षय देसाई और निर्मल कुमार बोस ने। हट्टन ने और मजुमदार ने क्या कहा था? हट्टन और मजुमदार ने कि बाहरी जातियों को पृथक्करण के लिए बात की थी, बाहरी जातियों को पृथक रखना चाहिए, ऐसा हट्टन और मजुमदार ने कहा था। और निर्मल कुमार बोस, अक्षय देसाई, AR देसाई और निर्मल कुमार बोस और घुरिये ने क्या कहा था? आत्मसात कर लेना चाहिए। वेरियर एल्विन और S.C. राय ने क्या कहा था? इन लोगों के लिए अलग व्यवस्था, आइसोलेशन इन लोगों को करना चाहिए, इन लोगों को आइसोलेट रखना चाहिए। जनजातियों की अस्थायी कृषि को क्या कहा जाता है? झूमिंग कृषि। आपको ये आंसर भी प्रोवाइड करा दिया गया है, आप इस आंसर से मैच कर लीजिएगा और देख लीजिएगा ये पूरा PDF आप पढ़ लीजिएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप बताइएगा। और बहुत महत्वपूर्ण ये है, आप ये वीडियो है, आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा। एग्ज़ाम की तैयारी करिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों।